चलो इधर ध्यान दो बेटा, फटाफट सब लोग। जाने से पहले हम लोग जो देख रहे थे प्रॉब्लम, 1 मिनट देख लो उसको। आप 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। आपको मालूम है किसी ऑब्जेक्ट को आप जितना ज़्यादा फोर्स लगाएंगे उतना ज़्यादा उसको नीचे सरकाना मुश्किल हो जाएगा। मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं अपना लूज फोर्स लगाता हूँ तो देखो क्या रहा, नीचे गिर जा रहा है। वहीं अब मैं क्या करता हूँ, उसको ज़ोर से ऐसा दबा रहा हूँ मैं। तो अगर मैं इसको ज़ोर से दबाऊंगा तो क्या होगा, उसमें लिमिटिंग फ्रिक्शन बढ़ता चला जाएगा, है ना। उसको नीचे गिराना उतना मुश्किल होता जाएगा। ओके चलो आओ अंदर। देखो इमेजिन करो, तो जब आपने इस पे लगाया फोर्स, जब आप उसको ज़ोर से ढकेल रहे हैं ऐसा दबा के, मान लो कि मैं 10 किलो का फोर्स लगा रहा हूँ, 10 किलो का वेट लगा रहा हूँ, ये नीचे नहीं गिर रहा। 15 किलो का वेट लगा रहा हूँ तब भी नीचे नहीं गिर रहा। 20 किलो का वेट लगा रहा हूँ तब भी नीचे नहीं गिर रहा। मगर जब 30 किलो का वेट लगा रहा हूँ तो ये सरक जा रहा है कि नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू थोड़ी सी बढ़ गई थी। अब मैं क्या करता हूँ, उसको और ज़ोर से दबा रहा हूँ। अब अगर मैं और ज़ोर से दबा रहा हूँ तो 30 किलो का वेट लगाऊंगा, अब गिरेगा क्या नीचे? नहीं। पहले 30 किलो के वेट पे क्या हुआ था, सिर्फ ज़रा सा सरका था, है कि नहीं, जब मैंने अद्दर ऐसा पकड़ के रखा था। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि उसको और ज़ोर से फोर्स ऐसा लगा रहा हूँ, मैं ज़ोर से पूरी ताकत से दबा दे रहा हूँ। जब मैं उसको दीवार से पूरी ताकत से इसको ऐसा दबा दूंगा और इस बार मैं फिर से वही 30 किलो का वेट लगाऊंगा, तो क्या ये नीचे सरकेगा? क्या ये घसरेगा? क्या नहीं घिसरेगा। क्यों? क्योंकि आपने बहुत ज़ोर से दबा दिया। ज़ोर से दबाने के कारण क्या हुआ, नॉर्मल रिएक्शन बढ़ गया। क्योंकि जितना आप फोर्स लगाओगे उतना ज़्यादा क्या बढ़ेगा, नॉर्मल रिएक्शन। जितना नॉर्मल रिएक्शन बढ़ेगा उतना क्या बढ़ेगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन, है कि नहीं। तो वही बात बोल रहा बेटा कि आप जितना फोर्स लगाओगे उतना ज़्यादा उसमें क्या होगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन बढ़ता चला जाएगा। मगर फिलहाल मैंने जो फोर्स लगाया है 10 न्यूटन का, मैंने जो फोर्स लगाया है 10 न्यूटन का, मान लो उसमें लिमिटिंग फ्रिक्शन, मान लो इस वक्त जो लिमिटिंग फ्रिक्शन जनरेट हुआ है वो FL हुआ है कि नहीं। जब तक लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू, जब तक के लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू वेट से ज़्यादा है या उसके बराबर है तब तक ये नीचे नहीं सरकेगा, है ना। वेट से ज़्यादा है या उसके बराबर है वो तब तक नीचे नहीं सरकेगा। किसी भी ऑब्जेक्ट को सरकाने के लिए क्या चाहिए, जो फोर्स है लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा चाहिए। तो मैं कहूँगा ठीक है, तो कम से कम कितना फोर्स चाहिए ताकि वो ना, कम से कम कितना फोर्स चाहिए कि वो ऑब्जेक्ट ना सरके। तो कम से कम मतलब ऐसा है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन की मिनिमम वैल्यू जो है, लिमिटिंग फ्रिक्शन की मिनिमम वैल्यू वेट mg के बराबर होना चाहिए। अगर कम से कम ये इसके बराबर है, तो इससे ज़्यादा है तो बहुत अच्छी बात है। जब तक लिमिटिंग फ्रिक्शन आपके वेट mg से ज़्यादा है तब तो बहुत ही अच्छी बात है। मगर कम से कम ये लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू वेट mg के बराबर तक तो भी होना चाहिए, इतना चल जाएगी तो वो आपका ब्लॉक सलामत रहेगा, वो नीचे नहीं गिरेगा। तो अच्छा, जब वो मिनिमम पे लेवल पे रहेगा आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन, तो उस वक्त फिर हम लोग कहेंगे कि हाँ लिमिटिंग, तो उस वक्त मैं बोलूँगा कि फॉर्मूला क्या लिखूँगा। मैं जानता हूँ कि लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल रिएक्शन। यहाँ जो नॉर्मल रिएक्शन है अप्लाइड फोर्स के बराबर है, ठीक है। तो R की जगह अप्लाइड फोर्स लिख दिया जो कि 10 न्यूटन है। फिर आगे आपने वैल्यू डाल के सॉल्व किए तो पता चला m की वैल्यू 0.2 किलोग्राम है और न्यूटन में वो कितना आया था बेटा, 2 न्यूटन्स आया था। तो ये था प्रॉब्लम नंबर कौन सा था ये, 9। बेटा दरवाज़ा बंद कर दो। अब देखो प्रॉब्लम नंबर 10। A block of mass 5 kilogram is on rough horizontal surface and is at rest. नहीं तो 11th वाला है, सॉरी। A car is moving along a straight horizontal road with speed v0. प्रॉब्लम नंबर 10। एक कार है, ये स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल रोड पे जा रही है विथ स्पीड v0।
इफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड द रोड इज म्यू, अगर टायर्स के बीच में और रोड सरफेस के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन विच द कार कैन बी स्टॉर्ड। अरे ये तो फॉर्मूले है ना रे अपने पास डायरेक्टली, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का, वो कार की जगह ब्लॉक था उसमें, बस क्या था फॉर्मूला वो, v जीरो स्क्वायर अपॉन ट्वाइस म्यू जी, समवॉट लॉक दैट। हाँ वही ना फॉर्मूला, मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ अ ब्लॉक, देखना। अरे हाँ या ना, पढ़े कि नहीं पढ़े, तो वही तो है फॉर्मूला अपना, बस वो कार की जगह ब्लॉक है, वेलोसिटी v की जगह v जीरो है इसके, तो मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होता, v जीरो का स्क्वायर अपॉन ट्वाइस म्यू जी। तुम बेटा पढ़ ही नहीं रहे कुछ भी। क्या तो इसी में रह गया बेटा, ये लिखना हो गया ना सभी का, 9th वाला। वन बाय वन चैप्टर होता जाएगा, आप सोते रहेंगे, चैप्टर होता जाएगा, आप सोते रहेंगे, बाद में मज़ा आएगा, पहाड़ बनता है पहाड़। कितने चैप्टर्स है ओवरऑल फिजिक्स में, कितने गिने थे उस दिन अपन, उस दिन कितने गिने थे अपन ने, 29, अराउंड 20, जब 30 पकड़ लो, कुल मिला के 30 चैप्टर है। अभी कौन से नंबर का चल रहा, यूनिट से मेजरमेंट हो गया, वेक्टर्स हो गया, 1D हो गया, 2D हो गया, लॉज ऑफ मोशन, 5वां चालू है ना, 25 चैप्टर बाकी है ना, 25 चैप्टर बाकी है। अगर तुम सोते रहोगे और तुम अगर सोच रहे होंगे 10वीं में हो गया था, तुमने अभी जितना कवर किए ना क्वेश्चन 10वीं के मुकाबले, वो 5 गुना ज़्यादा लग रहा मेरे को अभी। 10वीं में जो फिज़िक्स का पोर्शन होगा उससे तो 5 गुना ज़्यादा ही होगा, बल्कि उससे भी ज़्यादा होगा। फिर अभी बहुत बाकी है। तुम अगर आज बोल दिए तुमने कल करता मैं, वो तो सोचो आता ही नहीं, फिर वो जो आज है अभी है, नहीं तो नहीं जमता। हमने बड़े बड़े देख लिए, बहुत सारे लोग आए 95% के साथ आए थे 10th में एडमिशन लेते वक्त, 95%, 96%, उनके परसेंटेजेस भी उल्टे हो गए। 95 के 59, 96 के 69, उनके परसेंटेजेस भी उल्टे हो गए। तो तुम कहीं से भी आए होंगे, और ख़ास तौर से जब अपन कहीं से आते हैं, जैसा हमारे बालापुर जैसे गांव से आते हैं एक आध, है ना, और वहाँ पर मालूम है सब, अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, नाम तो नहीं लूँगा उनका, एक पर्टिकुलर पर्सन थे जिनको हम जानते थे, हमको मालूम उनकी बेटी कितनी दमदार है पढ़ाई में, उसका परसेंटेज आया नो डाउट 98% आया 10th में, 98% आया 10th में। अरे तू सुन तो पूरी बात। अब बड़े उससे उसके वालिद साहब बड़े, मेरी बच्ची का 98%, अवार्ड भी मिले, बालापुर में सिर्फ तो स्कूलों में उसको अवार्ड भी मिले, बड़ा उसका वो हुआ, क्या बोलते, सत्कार। अब आया भाई यहाँ पे एडमिशन लेने, तो हमारे एक दोस्त के पास जिनकी काफ़ी बड़ी क्लास है, जिनको आप सब लोग जानते हैं, तो भैया अब नहीं रही बड़ी, इतनी हो बड़ी क्लास बोला था मैंने। तो भैया अब इमेजिन कर लो, इधर ध्यान दो, जो भी XYZ वो पर्सन था जो काफ़ी है, तो उन्होंने गारंटी ली कि हाँ इसका तो सिलेक्शन पक्का MBBS में है ना। हुआ 2 साल गए, उनको लगा कि जैसा 10वीं की है उसी लेवल पे इधर भी हो जाएगा। उस बंदी का जो परसेंटेज आया 63 आया स्टेट बोर्ड में, और नीट में उसको 200 के आसपास कुछ मार्क्स मिले। तो भैया ये आलम है, ये जो तुम तमाशे करते ना, पीछ पीछ यूं 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 यूं, है ना, ऐसे लोग और भरे जाते उसमें, है ना। तो भाई टाइम पास मत करो, सीरियस रहो, ज़रा ध्यान दो इधर। तुम लोगों को पुराना नॉलेज कुछ भी नहीं है। मैं 2 दिन पहले जो पढ़ा रहा तुमको याद नहीं रह रहा। तुमको पहले भी बोला मैंने कि भैया तुम घर पे जाके रोज़ रिवाइज़ किया करो,
तुम फॉलो नहीं कर रहे हो उस चीज़ को। मुश्किल से 1 या 2 या बहुत होगा 3 या 4 लोग होंगे जो इस चीज़ को फॉलो कर रहे होंगे, ये घर पे जाके रिवाइज कर रहे, जो रोज़ पढ़ाया जा रहा, पुराना भी रिवीजन कर रहे, है ना। बताओ तो ये चीज़ कौन फॉलो कर रहा, डेली प्लस वीकली रिवीजन। चलो डेली रिवीजन 2 लोग हैं, 30, वो भी ऐसा यूं करके वो अच्छा प्लस वीकली रिवीजन, प्लस वीकली, डेली प्लस वीकली, एक भी नहीं। अब क्या है, वो जो दूसरा हथौड़ा मारना पड़ता वो नहीं मार रहे तुम। एक वीकली रिवीजन होना चाहिए हर संडे को। और दूसरा, तुम्हारे को एक टास्क दे रहा हूँ दिवाली वैकेशन का। सुन ले पहले पूरी बात। दिवाली वैकेशन का टास्क ये है कि तुमको करना ये है कि जो अपने, मान लो कितने दिन का वैकेशन आ रहा है, 1 हफ्ते का रहा हूँ, तो 1 हफ्ता या मान लो 8 दिन पकड़ लो प्रोबेबली, तो 8 दिन को आप उसको जो है इक्वली बांटो नंबर ऑफ चैप्टर्स के हिसाब से, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। जैसा मान लो कि अगर 4 चैप्टर्स बांटता हूँ मैं, तो आपको करना ये है कि हर 2 दिन का टारगेट रखना है कि भैया हर 2 दिन में मुझे क्या करना है, एक चैप्टर को रिवाइज करना है पूरा शुरू से, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, फिर वेक्टर्स, या वेक्टर्स तो चलो मैथमेटिकल है तो लॉज ऑफ मोशन 1D 2D, इस तरह से रिवाइज करना है। एनी हाउ ये सेम पैटर्न आप बायो और केमिस्ट्री में भी करो, अगर सीरियस नोट पे MBBS डॉक्टर बनना है तो। अगर तुमको कंपाउंडर बनने का है तो एक अलग बात है, अपने दोस्त के बाजू में मेडिकल खोल के बैठने का है तो अलग बात है ना। BHMS BUMS बनने का है तो चलो अलग बात है, मगर सीरियस नोट पे अगर बनना है तुमको डॉक्टर MBBS तो फिर आपको करना पड़ेगा। चलो अब अगला प्रॉब्लम नंबर 11। A block of mass 5 kilogram is on a rough horizontal surface and is at rest. तो 5 किलो के ब्लॉक है, रेस्ट पे है। Now a force of 24 Newton is imparted with negligible impulse. अच्छा, if the coefficient of friction is 0.4, coefficient of friction 0.4 है और g की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक पूछा गया है। देख रहे भाई, आपने फोर्स लगाया, उसमें ऑब्जेक्ट का ब्लॉक का मोशन हुआ और उसने आपसे एक्सेलरेशन पूछा है। इसका भी डायरेक्ट फॉर्मूला भी बताया था मैंने एक, है ना, P/m माइनस म्यू kg करके आपका एक डायरेक्ट फॉर्मूला था। डायरेक्ट फॉर्मूला आपको नहीं याद आता तो छोड़ो, आप सीधा उसको सॉल्व करो। देखो यहाँ ब्लॉक को लगेगा, फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ उसका, अप्लाइड फोर्स इस तरफ और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लेफ्ट साइड में। मैं आपसे कहूँगा टोटल फोर्स एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस कितना है, तो आप कहेंगे अप्लाइड फोर्स माइनस फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, क्योंकि भैया ऑब्जेक्ट मोशन में है तो फ्रिक्शन कौन सा होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। ओके, तो टोटल फोर्स एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस, ये अप्लाइड फोर्स माइनस काइनेटिक फ्रिक्शन। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, total force acting along x axis is mass into acceleration. Therefore, mass into acceleration is applied force minus force of kinetic friction. अब आगे करना क्या है कि आपको एक्सप्रेशन निकालना है, तो अप्लाइड फोर्स माइनस फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन अपॉन m, यानी अप्लाइड फोर्स अपॉन मैम माइनस म्यू kg, क्योंकि फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन को क्या लिखूंगा, म्यू के mg। याद करो ये फॉर्मूला ऐसा लिखे थे आपने, P/m माइनस म्यू kg, वो एक्सेलरेशन का जब पढ़ रहे थे तब देखो लिखे थे आपने। तो अप्लाइड फोर्स कितने का है, अप्लाइड फोर्स कितना है, 24 न्यूटन। मास कितने का है, 5 का। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन 0.4, जी की वैल्यू 10। कितना आ रहा देखो, 4 5 ज़ा, ये 4 हो जाएगा, 4 5 ज़ा 20, ये आ जाएगा 4/5, 0.8 आना चाहिए इसमें, 0.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है क्या, है 0.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
12th वाला, 12th नहीं है, 13th वाला है ना. 60 kilogram body is pushed with just enough force to start is moving across the floor, and the same force continues to act forward. The coefficient of static friction and sliding friction is 0.5 and 0.4. The respectively the acceleration of the body is. ठीक है. Problem number 13. तो देखो एक 60 किलो का डब्बा है, उसे आप फोर्स F लगा रहे हो, है ना. और आपने जो फोर्स F लगाया था शुरू में उससे ऑब्जेक्ट सिर्फ ज़रा सा मूव हुआ था. अगर शुरू में ऑब्जेक्ट सिर्फ ज़रा सा मूव हुआ था तो आपका अप्लाइड फोर्स किसके बराबर था? लिमिटिंग फ्रिक्शन के, है ना. क्योंकि सिर्फ ज़रा सा मूव हुआ था ना, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर था. तो इनिशियली मैं कह सकता हूं आपका अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर था, जिसकी वैल्यू म्यू एस इंटू नॉर्मल रिएक्शन, म्यू एस इंटू एम जी, यानी कि म्यू एस कितना है? म्यू एस कितना है? स्टैटिक फ्रिक्शन 0.5, और बाद में मास कितना है इसका? 60 इंटू जी यानी कि 10. तो कितना होगा भैया? 5 6 30, 300 न्यूटन. तो आपने कितने का फोर्स लगाया? 300 न्यूटन का. ठीक है. अब देखो बेटा, इधर आपने जो 300 न्यूटन का फोर्स लगाए थे, शुरू में ऑब्जेक्ट उससे हल्का सा सरक गया और आपने वही फोर्स कायम रखे. और आपको मालूम है अगर वो एक बार मोशन स्टार्ट हो गया, जैसे तुम एक भारी भरकम टेबल सरकाते हो, शुरू में तुम एक दमदार फोर्स लगाते हो, एक बार वो सरक गया तो उसको थोड़ा कम भी फोर्स लगाया तो काम चल जाता, आराम से वो सरक जाता. तो बात वही है कि तुम्हारा वो एक बार सरक गया तो थोड़े कम फोर्स पे भी वो सरकेगा, मगर तुम अभी भी 300 न्यूटन का फोर्स ही लगा रहे. तो जब वो एक बार मोशन स्टार्ट हो गया, उसने सरकना चालू कर दिया, तो अब जो उसके बीच में फ्रिक्शन डेवलप, फोर्स डेवलप हुआ, वो कौन सा डेवलप होगा? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन. तो अब मैं कहूंगा थोड़ी देर के बाद देखो, after a while when the block starts moving, थोड़ी देर के बाद जब ब्लॉक मूव होना स्टार्ट कर देता है, तो अब मैं देखता हूं उसका फ्री बॉडी डायग्राम बना के कि उसको क्या क्या फील होगा. तो बोले राइट साइड में तुम्हारा अप्लाइड फोर्स है F, लेफ्ट साइड में क्या है बेटा? काइनेटिक फ्रिक्शन. तुम्हारा अप्लाइड फोर्स किसके बराबर है? ले बेटा, तुम्हारा अप्लाइड फोर्स किसके बराबर है? लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर. और आपको याद होगा कि लिमिटिंग फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन से ज़्यादा ही होता है. तो मैं बोलूँगा अच्छा ठीक है, तो अगर ऐसी बात है तो टोटल फोर्स एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस कितना है? आप कहेंगे सर वो F माइनस एफ के है. फिर अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, टोटल फोर्स एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस कितना होगा? मास इनटू एक्सेलरेशन. तो भैया देख, ठीक है, तुमने ये टोटल फोर्स एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस अकॉर्डिंग टू द फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, ये अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ बनाए. दोनों को इक्वेट करो तो मास इनटू एक्सेलरेशन, अप्लाइड फोर्स माइनस फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन. अब आगे क्या करोगे आप? ये m को उधर ट्रांसफर करोगे, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू F माइनस म्यू के इंटू नॉर्मल रिएक्शन यानी कि mg अपॉन स्मॉल m,
यानी वही पुराना वाला फॉर्मूला एफ बाई एम माइनस म्यू के जी, वही फॉर्मूला एफ बाई एम माइनस म्यू के जी। देयरफॉर एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू एफ कितना है 300 न्यूटन, स्मॉल एम कितना है 60 माइनस म्यू के कितना है, म्यू के कितना है 0.4 और म्यू के है ना, म्यू एस नहीं, और ये जी कितना है 10। तो ठीक है भैया, ए इक्वल्स टू 300 या 300/6 कितना होगा 5 माइनस ये कितना हो जाएगा 4, यानी कि कितना हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखता आंसर वही है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लिख डाल। अब मेरे को मरना मतलब मन करा ना एक और जूते रख के दूँ तुम लोग को। हाँ 14th वाला प्रॉब्लम, स्टॉपिंग डिस्टेंस का है ना इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, p² म्यू m² इंटू जी। फिर से वो क्लास में लिया हुआ प्रॉब्लम है, वही टाइम पास करा था ऐसी। भाई जिसने ये सवाल किया था वो थ्योरी को पढ़ लो एक बार अच्छे से, क्लास में सॉल्व किया हुआ प्रॉब्लम। ये 15th आज के दिन ये आखिरी लेते 15th वाला, बाकी कर लेंगे बहुत सारे ना अभी वो। कल वो भी है अपना क्या कहा जाएगा, थोड़े से आगे की प्रॉब्लम थोड़ी लेंदी भी है उसमें। वाह रे वाह 22 भी पूछे हुए हैं। सोलह से लेके 17 से लेके 24 तक पूरे देखना पड़ते ना। हुआ ये अगला 15th वाला देखो। अ ब्लॉक ऑफ मास m 5 किलोग्राम is resting on a rough horizontal surface for which the coefficient of friction is 0.2. इसका भी कराया हुआ है मैंने तुमको। इसका भी फॉर्मूला डिराइव करके दिया हुआ है। ध्यान दे रहे इधर। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना दिया हुआ है 0.2 है ना। 40 न्यूटन का फोर्स लगाया तुमने। देखो यही वाला जब मैंने एक्सेलरेशन पढ़ा रहा था मैं हॉरिजॉन्टल सरफेस में, मैंने ये वाला कराया था तुमको। उसका सेकंड वाला जो मैंने फॉर्मूला डिराइव करके दिखाया था ये वाला, इसका मैंने। चलो फिर से देख लो। अब देखो इसको क्या कर सकते हैं, मैं कहूँगा देखो ये जो है फोर्स, उसको दो कंपोनेंट्स में बांटो, एक Fx और एक Fy। Fx कितना आएगा F cos 30 और Fy कितना आ जाएगा F sin 30। फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगेगा, वेट mg नीचे की तरफ, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ, है कि नहीं। तो मैं कहूँगा देखो यहाँ पे टोटल फोर्स एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस कितना है, टोटल फोर्स एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस, तो वह है F cos 30 माइनस फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ये समझा क्या भाई। तुमने जो फोर्स लगा है ये 40 न्यूटन का, वो प्योरली एक्स पर है क्या, प्योरली एक्स पर है क्या ये फोर्स, एक्स पर भी है और वाई पे भी है। ऐसे फोर्सेस को क्या करते हैं कंपोनेंट्स में बांटते हैं। तो एक्स पर कितना आएगा फिर F 30 है ना, तो F cos 30, यहाँ कितना आएगा Fy F sin 30। तो टोटल फोर्स एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस कितना आएगा, तो वो आएगा F cos 30 में से ये काइनेटिक फ्रिक्शन को क्या करो माइनस करो।
फिर ठीक है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, टोटल फोर्स एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस क्या होगा? मास इनटू एक्सेलरेशन। देयरफॉर मास इनटू एक्सेलरेशन F cos 30 माइनस एफ के, इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ। थोड़ा एक काम करेंगे, फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन को अलग से सॉल्व करेंगे। वो इस वजह से कि आपके पास कैपिटल F की वैल्यू है, मास m की वैल्यू है। अगर मेरे को फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन मिल गया तो वो इजीली मैं निकाल सकता हूँ। फॉर्मूला डालोगे उसका तो ये किचकट हो जाएगा बहुत ज़्यादा, और भी ज़्यादा कचरा हो जाएगा। तो फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन अलग से सॉल्व करो, बाद में उसकी वैल्यू डाल देना यहाँ पे। तो देखो, अब देखो एफ के इज इक्वल्स टू म्यू के इंटू नॉर्मल रिएक्शन। अब बड़ा गौर से देखो, अब यहां पर बहुत बड़ा गेम चेंजर आने वाला है। अगर मैं तुमसे पूछूंगा नॉर्मल रिएक्शन क्या है, तुमने बोले mg, तो गलत हो गया। तुमने बोले mg तो वो गलत हो गया। अच्छा एक बात बता, ये चेयर है कि नहीं? मान ले चेयर का वजन 10 किलो है। मान ले चेयर का वजन क्या है? 10 किलो। अब इस प्लेटफॉर्म पे 10 किलोग्राम का वेट उस पर पड़ रहा है। अब मैं उसको ऐसा खींच रहा हूं। आपने नोटिस किया होगा सामने के पैर थोड़ा सा उठ गए, उसके सामने के पैर उठ गए ना, ओके, और मैं ऐसा खींचते हुए लेके जा रहा हूं। तो मुझे एक बात बता, क्या प्लेटफॉर्म पे अभी भी 10 किलो का वजन पड़ रहा है? नहीं, क्योंकि मेरा जो फोर्स टेढ़ा लगा उसको, उसके कारण ये हल्का सा ऊपर उठ गया। तो अब प्लेटफॉर्म पे 10 किलो का वजन नहीं पड़ रहा, थोड़ा कम पड़ रहा है। तो अगर प्लेटफॉर्म पे 10 किलो का वजन नहीं पड़ रहा, उससे कम पड़ रहा है, तो नॉर्मल रिएक्शन भी कम होगा। अगर मैं ऐसा ढकेलते हुए लेके गया तो क्या हो गया? अगर ये 10 किलो का है तो उससे ज़्यादा वेट उस पर पड़ रहा होगा, है कि नहीं? अगर मान लो तुम्हारा वो उसके पैर, उसके कुर्सी के पैर के नीचे तुम्हारा पैर है, और अभी फ़िलहाल ये ऐसा आराम से रखा हुआ है ना, अभी कुछ तकलीफ नहीं होगी। अरे क्या देख रहे, तुमको समझ में आ रहा होगा ना? तो अब क्या हो रहा, मैं क्या को अपना पैर सेक्रीफाइस करूँगा? तो अब भैया ऐसा हुआ कि अब मैं ऐसा दबा के ढकेल रहा हूँ, तो मज़ा आएगा कि नहीं आएगा? कौन बोला बहुत मज़ा आएगा? उसको ट्राई कर रहे थे अपन। तो भाई देख तुम्हारे फोर्स के एंगल से नॉर्मल रिएक्शन पे फर्क पड़ जाता है। जब तुम ऐसा आड़ा खींचते हो, देखो इधर ऐसा आड़ा हॉरिजॉन्टल खींचते हो, तो ये पूरा 10 किलो का वजन पड़ रहा है प्लेटफॉर्म पे, पूरा 10 किलो का वजन पड़ता है प्लेटफॉर्म पे। तो प्लेटफॉर्म भी क्या करता है? 10 किलो का नॉर्मल रिएक्शन देता है। मगर चुत्ता, जब तुम्हारा फोर्स थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है ऐसा, तो अब पूरा 10 किलो का वजन प्लेटफॉर्म पे नहीं पड़ता, इसलिए नॉर्मल रिएक्शन भी पूरा 10 किलो का नहीं होता। तो बोले अब होगा कितना? अरे बहुत आसान है, कुछ नहीं है, 2 मिनट में नॉर्मल रिएक्शन निकलता। ये डब्बे पे कुल मिला के ऊपर फोर्स कितना लग रहा? डब्बे पे कुल मिलाकर कितना फोर्स लग रहा ऊपर? तो बोलेंगे n प्लस एफ साइन 30, है ना? कुल मिला के नीचे कितना फोर्स लग रहा? mg। तो नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा? mg माइनस एफ साइन 30। अच्छा, मास कितने का था उसका? 5 kg का। j की वैल्यू क्या आएगी? 10। f कितना था? 40। और ये कितना था? हाँ, तो ये 20। तो 50 माइनस 20 दैट इज इक्वल्स टू 30 न्यूटन। ये क्या हुआ? नॉर्मल रिएक्शन। अब ये नॉर्मल रिएक्शन है तो फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन कितने का होगा? म्यू के इंटू एन। म्यू के कितना है? 0.2 इंटू 30, यानी कि 6 न्यूटन। कितना हो गया? 6 न्यूटन। अब ये तो हो गया फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। देयरफॉर फ्रॉम 1, इक्वेशन नंबर 1 से मैं क्या करूंगा? m को उधर ट्रांसफर कर दूंगा, एक्सेलरेशन लिखूंगा मैं f cos 30, f cos 30, यानी f कितना है अपना? 40। cos 30 कितना होता है? √3/2 माइनस फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन जो कि कितना होता है? 6 अपॉन मास। मास कितना है आपका? 5 kg, है ना?
ठीक है, ठीक है। फिर आप इसको क्या सॉल्व करेंगे? देखो 2 1 ज़ा ये 20 ज़ा 40 डिवाइडेड बाय 2 कितना होता? 20। 40 डिवाइडेड बाय 2 कितना होगा? 20। फिर 20 डिवाइडेड बाय 5 4। तो इसको आप लिखेंगे कि ये होगा 4√3 माइनस 6/5। 4√3 माइनस 6/5। इधर लेता हूं मैं, क्योंकि 5 दोनों को बटेगा ना ये। जब ये 5 इसके नीचे जाएगा तो 4 बच जाएगा। नहीं, कितना आया था? हाँ, बराबर 4√3 और ये 6/5। तो एक्सेलरेशन हो जाएगा 4√3 माइनस 6/5 क्या आएगा? 1.2। 6/5 क्या आएगा? 1.2। अब एक काम कर, 4 को √3 यानी कि 4 को 1.732 से मल्टीप्लाई कर और 1.2 से माइनस करके बता आंसर क्या आ रहा। फोर को 1.732 से मल्टीप्लाई कर और 1.2 से माइनस करके बता आंसर क्या आ रहा। जल्दी। 5.728। हाँ, 5.728 आ रहा। 5.728 मीटर पर सेकेंड। पक्का? आंसर ए ऑप्शन है क्या? हाँ, ए है ना। हाँ, तो अप्रोक्सीमेशन में 6। वो अपन ने जी की वैल्यू 10 डाले ना, इस वजह से वो हुआ। 9.8 अगर डालते तो वो 6 के आसपास आता था वो। ये ऑप्शन उसमें क्या दिया हुआ है? तो हाँ, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नहीं, 13th वाला देख रहा मैं तो। अरे हाँ, बराबर तो है 5.73। मैं 13th वाले का ऑप्शन देख रहा, वही बोल रहा था क्या? ठीक है, तो 17 से लेकर 24 कल देखते हैं।